हेलो बच्चों, अपन ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। आज अपन चैप्टर नंबर 5 पर डिस्कशन करेंगे। जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये 6 मार्क्स का, यानी इसमें से 6 अंक के आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको ये चैप्टर अच्छी तरह याद होना चाहिए। अगर ये चैप्टर आपको अच्छी तरह याद है तो आपके 6 में से 6 अंक आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। चैप्टर नंबर 5 का नाम है वंशागति व विविधता के सिद्धांत। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस 6 मार्क्स से इनको डिवाइड कैसे किया गया है। एक सवाल आपके आएगा ऑब्जेक्टिव, एक सवाल क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। इस ऑब्जेक्टिव के मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा दूंगा। एक सवाल तो आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव याद करना। अपन इसके 40 से 50 ऑब्जेक्टिव सवाल कर लेंगे, उसमें से आपको एक सवाल ऑब्जेक्टिव मिलेगा। फिर इसमें 2 सवाल आएंगे लघु उत्तरात्मक, यानी कि एक एक लाइन के या एक एक शब्द के। लघु उत्तरात्मक होंगे वो होंगे आपके 2%। कितने परसेंट, ये 1% होगा और ये कितने होंगे, 2% होंगे। एक एक मार्क्स के, कितने मार्क्स के, तो 2 आ गए, तो ये 2 अंक के हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन होगा आपके दीर्घ उत्तरात्मक। दीर्घ उत्तरात्मक ये क्वेश्चन होगा, इसमें 2 पार्ट्स होंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल 3 नंबर के, तो 6 नंबर के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से मिलेंगे। क्वेश्चन 4 होंगे, क्वेश्चन जो पर्सन की संख्या होगी वो 4 होगी। 1% तो आपके आएगा ऑब्जेक्टिव, 2% आएंगे आपके बिल्कुल एक एक लाइन के उत्तर या एक एक शब्द के उत्तर, और 1% आपके बड़ा आएगा। ये जो बड़ा पर्सन आएगा इसके 2 टुकड़े होंगे, एक 1 नंबर का टुकड़ा होगा, एक 2 नंबर का टुकड़ा होगा, तो ये 6 नंबर के पर्सन मिलेंगे आपको। तो अपन क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल की। अपन 40-50 ऑब्जेक्टिव सवाल कर लेंगे और 40-50 से क्या करेंगे, एक एक लाइन के पर्सन कर लेंगे। अब आपको ये 100% करवा देंगे। इन 100% से एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और बड़े पर्सन है उसको आपको बतवा देंगे कि किस तरह से आपको बड़े पर्सन को अटेंड करना है। बड़े पर्सन कौन से हैं उनका भी आपको इंपॉर्टेंट डाल देंगे। टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम के लिंक के अंदर क्या है, आप ज्वाइन हो जाओ और आपको जितने भी जो बड़े पर्सन हैं उन सब प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी कि कौन से चैप्टर में से कौन सा बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव सवाल से। अब मैंने ये 5 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखो और उत्तर देने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अनुवांशिक विज्ञान है जिसको अपन जेनेटिक्स कहते हैं, उसका जनक कौन है। अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है, तो अनुवांशिक शब्द तो दिया था बेटसन ने। किसने दिया था, बेटसन ने दिया था। अनुवांशिक विज्ञान का जनक आपको पता ही है ग्रेगर जॉन मेंडल है। इसने क्या किए थे, अनुवांशिक विज्ञान का मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था और 7 जो 3 नियम है उन 3 नियमों को दिया था। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं, अनुवांशिक विज्ञान का जनक कहते हैं। दूसरा है कौन से जीव में XO प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। मानव में तो आपको पता ही XY प्रकार का होता है। फल मक्खी के अंदर भी वही XX और XY प्रकार का होता है। पक्षी के अंदर आपको पता ही है ZW और ZZ प्रकार का होता है। लेकिन टिड्डे के अंदर क्या होता है, अपन कहते हैं 20X0 और 20XX प्रकार का होता है। यानी XO प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है, टिड्डे के अंदर। इसको प्रोटोनल प्रकार का लिंग निर्धारण कहते हैं। एक X गुणसूत्र कम होगा तब तो क्या होगा, नर होगा। X0 का मतलब एक X गुणसूत्र कम है और XX का मतलब दोनों X गुणसूत्र होंगे, इसका मतलब वो क्या होगा, मादा होगा। ठीक है, तो अपने इसके ऑप्शन होगा इसमें टिड्डा। ठीक है, अगला सवाल है X काय की खोज, जिसको X बॉडी कहते हैं, उसकी खोज किसने की, हैकिंग ने की थी। हैकिंग नाम वैज्ञानिक था, उसने देखा कोशिकाओं में जब केंद्रक अभिरंजित किया गया तो केंद्रक के अंदर एक केंद्रकीय संरचना जो अभिरंजित संरचना है उसको देखा गया था, उसको नाम दिया था हेक्स काय। तो जैसे केंद्रक है उस केंद्रक के अंदर अगर X काय है इसका मतलब एक अतिरिक्त X गुणसूत्र है, इसका मतलब वो लड़की है। और X काय नहीं है इसका मतलब Y गुणसूत्र एक ही है और X गुणसूत्र एक है,
तो अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र नहीं है, इसका मतलब वो लड़का है। तो हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने एक केंद्रकीय पदार्थ की खोज की थी, अतिरिक्त केंद्रीय पदार्थ की, उसका नाम एक्स काय दिया था। अब अनुवांशिकी में किसका अध्ययन करते हैं? जो अपन अनुवांशिक विज्ञान पढ़ते हैं उसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं? वंशागति का, यानी अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसका, या विविधता का, लैंगिक जनन के फलस्वरूप विविधता उत्पन्न होती है तो इन दोनों का अध्ययन किया जाता है, या गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, या ए बी दोनों। तो इसमें ऑप्शन ए और बी ज्यादा सही है कि वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन अनुवांशिक विज्ञान में किया जाता है। अब मेंडल के 3 शिष्य थे। मेंडल जब तक जिंदा रहा तब तक उसको सफलता नहीं मिली थी, लेकिन मेंडल की मृत्यु के बाद सन 1900 के अंदर मेंडल के 3 शिष्य थे। हुगो डी व्रीज हॉलैंड का था, कॉल कॉरेंस था वो जर्मनी का था, एरिक वॉन शेरमार्क ऑस्ट्रिया का था। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की वापस खोज की थी और मेंडल को सफलता दिलाई थी। तो शिष्य हो तो ऐसे हो, क्या हो? शिष्य हो तो ऐसे हो। आप भी बहुत अच्छे शिष्य हैं, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर रहे हैं, तो थैंक यू बच्चों। अपन आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब अपन ने 5 क्वेश्चन और लिख दिए हैं। 5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन भारी है बच्चों। थोड़े आपको क्या है, मेंटली स्थिर रह के आंसर देने हैं, फटाफट नहीं देने हैं। मेंडल ने मटर कि कितनी तद्रुप प्रजननी मटर की किस्मों का छांटा, यानी मेंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए जो शुद्ध, तद्रुप का मतलब होता है शुद्ध जनक, क्या होता है? शुद्ध जनक। तो तद्रुप प्रजननी मटर की किस्मों को छांटा। उनकी संख्या कितनी थी? 7 थी, 14 थी, 21 थी या 28 थी। तो आपको बताना है इसने 14 किस्मों का चयन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। 14 किस्में चयन की थी उसने। तो मटर की कितनी किस्मों का चयन किया? तो आपका उत्तर होगा 14। यहां लिखा हुआ आएगा तद्रुप प्रजननी मटर की किस्मों। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितनी तद्रुप प्रजननी मटर किस्मों का चयन किया था? आपको बताना 14। यह आपकी बुक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मेंडल ने मटर के कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया था? ये तो आपकी एक सारणी बनी हुई है, 7 जोड़ी। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी लक्षण भी याद रखने हैं, जैसे पुष्प की स्थिति है, पुष्प का रंग है, बीज की आकृति है, बीज का रंग है, फली की आकृति है, फली का रंग है। ये सब लक्षण आपको 7 लक्षण याद रखने हैं। 7 जोड़ी। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी। अब वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? यानी वंशागति का जो क्रोमोसोमवाद है, ये आपको क्रोमोसोमवाद याद रखना है। गुणसूत्र को कहते हैं इंग्लिश में क्रोमोसोम। कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद या गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन है मॉर्गन, दूसरा है बेटसन और पुनेट, तीसरा है सटन और बावेरी, और चौथा है मेंडल। तो आपका उत्तर होगा ये जो सटन है, सटन और बावेरी है, इन्होंने क्या है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है, यानी अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण क्या है? एंटीराइनम है, स्नैपड्रैगन है, स्वान पुष्प है, या उपरोक्त सभी है। तो एंटीराइनम, स्नैपड्रैगन, स्वान पुष्प एक ही नाम है, ये उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। फिर उसके बाद है सहलग्नता शब्द किसने दिया? मॉर्गन ने दिया था, या वाल्टर सटन ने दिया था, या थियोडर बावेरी ने दिया था, या एल्फ्रेड स्टिटिवेंट ने दिया था। तो एल्फ्रेड स्टिटिवेंट ने तो रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया था, पुनर्योजन मानचित्र बनाया था। थियोडर बावेरी और वाल्टर सटन ने ये क्रोमोसोमवाद दिया था। पीछे बचा मॉर्गन। मॉर्गन ने क्या है? सहलग्नता की खोज की थी, और सहलग्नता शब्द मॉर्गन ने दिया था। तो सवाल आएगा सहलग्नता की खोज किसने की? तो भी आपको उत्तर बताना है मॉर्गन। सहलग्नता की खोज भी मॉर्गन ने की थी, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। इयान मॉर्गन है इस वैज्ञानिक ने, ठीक है। बच्चों अपन फिर 5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं। आप लोग 5 क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अब क्या होता है कि आपको जब एग्जाम दो तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पेपर देखते डरना नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। आपको थोड़ा 2-3 बार पेपर को रीडिंग करना, आपको याद आ जाएंगे उत्तर। बच्चे क्या होते हैं, पेपर देखते हैं, पेपर की भाषा देखते हैं तो क्या होता है, थोड़े डर जाते हैं, सोचते हैं कैसा पेपर आया, हमने तो इसमें से एक भी नहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन आपके पढ़ा हुआ सब है। आपको थोड़ा क्या करना है, वो डिक्टो प्रश्न मिले नहीं मिले, आपको थोड़ा क्या करना है, प्रश्नों को घुमा घुमा के नोट करना। आपको पेपर को 3-4 बार पढ़ना है। आपने अगर अच्छी तैयारी की है तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे, लेकिन आपको वह धैर्य बनाए रखना है, ठीक है। एक ही आप गांठ बांध लेना, पेपर देखते आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपकी पसीने नहीं छूटने चाहिए, आपको आराम से पेपर को सॉल्व करना है।
तो अपन आगे बढ़ते हैं। मॉर्गन ने अपने प्रयोग के लिए किसका चुनाव किया? मॉर्गन नामक वैज्ञानिक था, उसने अपने प्रयोग के लिए किसका चुनाव किया? ड्रोसोफिला फल मक्खी का चुनाव किया था, या फल मक्खी का चुनाव किया था, या फ्रूट फ्लाई का चुनाव किया था, या उपरोक्त सभी। तो अपन जानते हैं कि एक्चुअल में क्या है, इस जो ये ड्रोसोफिला है इसी का नाम, ड्रोसोफिला का ही नाम है फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई। फल मक्खी को इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट फ्लाई, और ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर इसका क्या है? जूलॉजिकल नेम है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला सवाल इन्होंने पूछा है रिकॉम्बिनेशन मैप। रिकॉम्बिनेशन मैप है मॉर्गन के एक शिष्य ने बनाया था, उसका नाम है एल्फ्रेड स्टुटवेंट ने। ठीक है, ये नाम आपको थोड़ा याद रखना है। एल्फ्रेड स्टुटवेंट नामक वैज्ञानिक ने क्या है? रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया था। तो आपको छोटे छोटे 2 प्रश्न भी आएंगे इसमें, तो आप ऑब्जेक्टिव याद करो, तो आपको ऑप्शन को क्या करना है? याद भी करना है। फिर उसके बाद है अजनकीय जीन संयोजन के उत्पादन को कहा जाता है। एक होता है जनकीय जीन संयोजन, एक होता है अजनकीय जीन संयोजन, उसके उत्पादन को कहा जाता है संलग्नता, उत्परिवर्तन, या पुनर्योजन, या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना अजनकीय जीन संयोजन को कहा जाता है पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है जिसमें जीन संयोजन अपने जनकों से भिन्न होता है, उसको कहा जाता है अजनकीय जीन संयोजन। अगला सवाल है क्रोमोसोम विपथन कौन सी कोशिका में पाया जाता है? यानी क्रोमोसोम की कोई भुजा टूट जाती है, या क्रोमोसोम है उसके अंदर कोई अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ जाता है, तो क्रोमोसोम विपथन कौन सी कोशिका में देखा जाता है? पहला ऑप्शन है कायिक कोशिका, दूसरा कैंसर कोशिका, तीसरा युग्मक कोशिका, चौथा जनक कोशिका। तो इसका उत्तर होगा कैंसर कोशिका। कैंसर कोशिका के अंदर क्रोमोसोम विपथन देखा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, एक दंपति है उसके 4 पुत्रियां हैं। एक दंपति है उसके 4 पुत्रियां हैं, 5वां पुत्र होने की संभावना कितने % होगी? अपन सिक्का उछालते हैं, आपके हेड आएगा, टेल आएगा, इसकी संभावना कितने % है? 50%। चाहे 50 पुत्र हो गए, 51वां पुत्र होने की संभावना 50%। ये क्या है? 50-50 का खेल है। लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो आपको कभी भी दिमाग नहीं दौड़ाना है कि इस बार मैं एक भोपा हूं और कह देता हूं कि ये तेरे लड़का ही होगा। कोई भरोसा नहीं है। 50% संभावना है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है, तो एक दंपति के 4 पुत्रियां हो, चाहे 10 पुत्रियां हो, चाहे 20 पुत्रियां हो, पुत्रियां हो गई तो कोई बात नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं है। इस बार पुत्र होगा, ये आप 100% कभी उत्तर नहीं भरना, आप हमेशा 50% ही भरना। यहाँ 50 पुत्र हो गए, 51 पुत्री होने की संभावना भी 50-50 है। अगला भी पुत्र ही हो सकता है, ये ध्यान रखना है। अब अपने सामने फिर 5 क्वेश्चन आ गए हैं। 5 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है ZW यानी मादा विषम युग्मता। मादा है वो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनाती है, तो उसको कहते हैं मादा विषम युग्मता। मादा विषम युग्मता प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। पहला ऑप्शन है पक्षी, दूसरा ऑप्शन है मनुष्य, तीसरा कीट, और चौथा उपरोक्त सभी। तो मनुष्य में तो क्या होता है? नर होता विषम युग्मता के लिए उत्तरदायी होता है। नर 2 अलग प्रकार के क्या बनाता है? युग्मक बनाता है, एक 22X और एक 22Y। ठीक है, मादा होती है वो सम युग्मक की होती है, 22X 22X। ठीक है, अब आपसे पूछा है मादा विषम युग्मता। मादा विषम युग्मता मतलब मादा 2 तरह के अंडे देती है, तो पक्षियों में मादा क्या करती हैं? 2 तरह के अंडे देती हैं, तो इसका उत्तर होगा पक्षी। ठीक है, सहप्रभाविता का उदाहरण है। सहप्रभाविता किसमें प्रदर्शित होती है? रक्त समूह की वंशागति है, वो सहप्रभाविता है। फिर उसके बाद स्टार्च यानी मंडकण है, उनका संश्लेषण है, वो सहप्रभाविता है। स्नैपड्रैगन में पुष्प का रंग है, ये अपूर्ण प्रभाविता है। क्या है? ये अपूर्ण प्रभाविता है। तो इसका उत्तर आपके होगा उपरोक्त ए और बी दोनों। यानी रक्त समूह की वंशागति होती है, वो सहप्रभाविता का एग्जाम्पल है। और मटर में जो बीज है उसमें मंडकण बड़े आकार के होंगे, छोटे आकार के होंगे, या मध्यम आकार के होंगे, उसका नियंत्रण भी क्या होता है? सहप्रभावित द्वारा होता है। तो अब अगला सवाल है आपके एक संकर संकरण। एक संकर संकरण का मतलब है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का लक्षण प्रारूप होगा 3:1, 1:2:1, 1:1, या 9:3:3:1। तो इसका पूछा लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप का मतलब होता है फिनोटाइप। क्या होता है? फिनोटाइप। तो फिनोटाइप आपको पता ही है, 3 लंबे और 1 बोना, तो इसका उत्तर होगा 3:1। फिर एक संकर संकरण का जीनी प्रारूप यानी जीनोटाइप पूछ लिया है, तो एक तो होता है कैपिटल TT वाला,
दो होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, एक होता है स्मॉल टी वाला, तो 1:2:1। तो जीनी प्रारूप तो इसका आएगा 1:2:1 और लक्षण प्रारूप आएगा 3:1। द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप कितना होगा? द्विसंकर संकरण का जो जीनोटाइप है वो तो बहुत बड़ा होता है, 1:2:1:1:1:12:12, फिर उसके बाद 24:12:1, ठीक है। तो 12:12:24:12:1 ये याद रखना, ये तो है जीनोटाइप। लेकिन इन्होंने जीनोटाइप नहीं पूछा, इसने फिनोटाइप पूछा है। तो 9:3:3:1 याद रखना है। अब इसमें 16 पौधे है नहीं है, 3 3 6 और 2 8, 4 12 और 4 16, तो 12:12:24:12:1 याद रखना है। ये अपने क्वेश्चन हो गए 20। और अपने फिर क्वेश्चन मैंने 5 लिख दिया आप लोगों के सामने। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। परीक्षण संकरण में F1PD के पादपों का संकरण करवाया जाता है। यानी परीक्षण संकरण का मतलब ये है कि आपके पास में F1PD का पादप है, मान लो F1PD का पादप है, वो आपके पास में कैपिटल WW है या कैपिटल W स्मॉल w, यानी समयुग्मनजी है या विषम युग्मनजी है। ये बैंगनी रंग का तो है, इसका पुष्प आपको पता चल गया, लेकिन ये शुद्ध बैंगनी है या आपको बताना है अशुद्ध बैंगनी। तो आप पता करने के लिए क्या करते हो कि अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाते हो। किसके साथ क्रॉस करवाते हो? अप्रभावी जनक के साथ, यानी स्मॉल WW के साथ क्रॉस करवाते। स्मॉल WW क्या है? श्वेत है। क्या है? श्वेत है। यानी श्वेत पुष्प का आप बैंगनी पुष्प के साथ संकरण कराते हो। आपके पास में ये बैंगनी पुष्प तो है, लेकिन आपको पता है कि ये शुद्ध है अशुद्ध है, तो आप क्या कराते हो? अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाते हो। तो परीक्षण संकरण में F1PD के पादपों का संकरण किसके साथ करवाया जाता है? उत्तर होगा अप्रभावी जनक के साथ। किसके साथ करवाया जाएगा? अप्रभावी जनक के साथ। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अगर यहाँ परीक्षण संकरण की जगह संकर पूर्व संकरण होता, अगर यहाँ परीक्षण संकरण की जगह संकर पूर्व संकरण होता, तो इसमें प्रभावी जनक उत्तर आता। क्या आता? कि प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता। ये थोड़ा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब अगला सवाल है परीक्षण संकरण का जीनी प्रारूप क्या होगा? तो परीक्षण संकरण का जीनी प्रारूप वही 1:1, यानी आधे होंगे वो कैपिटल WW वाले, आधे होंगे वो स्मॉल WW वाले। तो जीनी प्रारूप इसका सदैव कितना आता है? 1:1 आता है। आपको क्रॉस करवा के बता दें, ये कैपिटल W स्मॉल w इनटू स्मॉल w, ठीक है। इससे बनाया अपन ने कैपिटल W और ये स्मॉल w, दो तरह के युग्मक बनाए। इससे भी स्मॉल w और स्मॉल w बनाए। इसको क्रॉस करवाया कैपिटल W स्मॉल w, इसको क्रॉस करवाया कैपिटल W स्मॉल w। ये स्मॉल w हो गए और ये स्मॉल w हो गए। तो इसका जीनी प्रारूप आपको पता ही है, दो तो आए ये ऐसे और दो ऐसा है, तो आया 1:1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका जीनी प्रारूप 1:1 आता। अपूर्ण प्रभाविता का जीनी प्रारूप, नेचुरल सी बात है, जीनी प्रारूप लक्षण प्रारूप दोनों पूछे हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है? जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप समान आता है, 1:2:1, ठीक है। तो अपूर्ण प्रभाविता में जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप सेम आएगा, 1:2:1। अब सह प्रभाविता का जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप वही सेम आता है, 1:2:1। फिर पूछा है अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण प्रणाली किसमें पाई जाती है? तो अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण ये प्रणाली होती है, ये मधुमक्खियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जो मधुमक्खियां होती हैं, उन मधुमक्खियों के अंदर, जो मधुमक्खियां हैं उन मधुमक्खियों के अंदर बच्चों अगुणित द्विगुणित प्रकार की लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है। मधुमक्खी दो तरह की है, एक का नाम है नर मधुमक्खी जिसमें 16 गुणसूत्र होते हैं, एक का नाम मादा मधुमक्खी जिसमें 32 गुणसूत्र होते हैं। ये 32 गुणसूत्र वाली मधुमक्खी है वो द्विगुणित है। कैसी है? द्विगुणित है। और ये 16 गुणसूत्र वाली मधुमक्खी है वो अगुणित है। अब मधुमक्खी ये नर मधुमक्खी होगी, इसमें शुक्र जनन होगा, उस समय समसूत्री विभाजन होगा और ये क्या करेगी? एक ही प्रकार के शुक्राणु देगी 16 गुणसूत्र वाले। और ये मादा मधुमक्खी होगी, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा अंड जनन के समय, और ये क्या करेगी? एक अंडा देगी 16 वाला और दूसरा अंडा देगी 16 वाला, ठीक है। इसमें युग्मक जनन के समय मादा में कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री। और इसमें युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री। तो इसमें शुक्र जनन हुआ और 16 गुणसूत्र वाला शुक्राणु बना, इसमें 16 गुणसूत्र वाला अंडाणु बने, 16 गुणसूत्र वाला अंडाणु। अब ये अगर मान लो क्या होता है, ये शुक्राणु
ये शुक्राणु अगर मान लो इस अंडे के साथ मिल जाएंगे तो क्या होगा, 32 गुणसूत्र वाला बनेगा प्राणी। इस प्राणी को अपन कहेंगे मादा। क्या कहेंगे, मादा। और अगर मान लो ये 16 अंडाणु है, इसका बिना निषेचन आगे संतान बने तो इसको अनिषेक जनन कहते हैं, और इससे जो संतान बनेगी वो होगी नर। ठीक है, तो इसको कहते हैं अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण। ये पाया जाता है मधुमक्खी में। अब अगर ये 32 गुणसूत्र वाली जो ये है, ये लार्वा है, इस लार्वा को रॉयल जेली खिलाई जाएगी तो बनेगी रानी, और अगर इसको रॉयल जेली नहीं खिलाई जाएगी तो बनेगा श्रमिक। ठीक है, अब एक चीज है कि इस नर है, इस नर का क्या होगा, इस नर है, इस नर का आप देखोगे आगे विभाजन होगा और ये फिर जनन में भाग लेगा। तो नर है, इसका कौन नहीं है, इसका ये दादा और पोता है, उसके बारे में आपको चर्चा कर लेनी है कि कौन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण आपको अच्छी तरह आना चाहिए कि नर के अंदर क्या होते हैं, 16 गुणसूत्र होते हैं, मादा के अंदर 32 गुणसूत्र होते हैं। तो ये अगुणित संख्या है, ये द्विगुणित संख्या है। इसमें नर के अंदर युग्मक जनन यानी शुक्र जनन के समय कौन सा विभाजन होता है ये भी याद रखना, समसूत्री। और इसमें मादा के समय कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री होता है। अंडाणु दो तरह के बनते हैं। अगर अंडाणु बिना निषेचन के संतान बनाएगा तो वो नर होगी, और अंडाणु अगर निषेचन से संतान बनाएगा तो वो मादा होगी। ये ध्यान रखना आपको। और अपने फिर 5 क्वेश्चन लिखे हैं आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन थोड़े मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? डाउन सिंड्रोम का कारण है, डाउन सिंड्रोम अपन जानते ही हैं कि एक अतिरिक्त 21वां गुणसूत्र किसी के अंदर हो जाता है, यानी ट्राइसोमी हो जाती है। अतिरिक्त 21वां गुणसूत्र होगा तो उसको होगा डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी। यानी अतिरिक्त 21वां गुणसूत्र होगा या 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता होगी या 21वें गुणसूत्र की कमी होगी। तो आपको पता ही है इसमें क्या होगा, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, यानी 2n+1 इसके अंदर एक अतिरिक्त 21वां गुणसूत्र आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ये 44 XXY यानी 2n+1 47 गुणसूत्र हो जाने के कारण होता है। एक लड़का है लेकिन उसमें एक अतिरिक्त X गुणसूत्र प्रवेश कर गया तो उसमें लड़कियों जैसे लक्षण हो जाएंगे, तो इसको अपन कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या कहते हैं, तो X गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि या 44 XXY या A और B दोनों, तो इसका उत्तर होगा A और B दोनों। फिर टर्नर सिंड्रोम का कारण है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 44 X0 यानी एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है। 2n-1 सही है, 44 X0 सही है, X गुणसूत्र का अभाव सही है, उपरोक्त सभी इसमें उत्तर आएगा। फिर अगला सवाल है मेंडेलियन विकार का उदाहरण है। ये परीक्षा में सवाल आया हुआ 2-3 बार, आपसे पूछा जाता है मेंडेलियन विकार का उदाहरण लिखो। तो दात्र कोशिका रक्त अल्पता है, ये वर्णांतता है, हीमोफीलिया है, इसके अलावा फिनाइल क्यूटोन्यूरिया है। ये सब क्या है, मेंडेलियन विकार के उदाहरण है। बच्चों से पूछे जाते हैं कोई एक मेंडेलियन विकार का उदाहरण लिखो, बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें। मैंने चर्चा बता दिया आपको, दात्र कोशिका रक्त अल्पता, वर्णांतता, हीमोफीलिया, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नर मधुप होती हैं। नर मधुप क्या होती हैं, अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, चतुर्गुणित होती है। तो नर मधुप अगुणित होती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं इसका पार्ट 2 वीडियो डालूंगा जिसमें और क्वेश्चन डालेंगे, और फिर उसके बाद इसका पार्ट 3 वीडियो भी डालेंगे जिसमें आपको एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन डाले जाएंगे। ये चैप्टर बहुत आसान है, आप इसमें 6 में से 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। मेरे सारे वीडियो देखें, चैप्टर 1, 2, 3, 4 के मैंने वीडियो डाल दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, और उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। उनको चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और दोस्तों को बताएं।